कांस्टेंट अलग है, रेट कांस्टेंट भी अलग है और रेट भी अलग है। चार बातें, इन चारों बातों को अलग रखना, मिला मत देना, इधर की बात उधर, उधर की इधर मत करना, ये तो उलझ जाओगे। इसलिए रेट अलग पहले बताया है केमिकल काइनेटिक्स में, व्हाट इज अ रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, रेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, रेट की यूनिट क्या होगी। उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट कांस्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसकी यूनिट क्या होगी बता चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्या बताएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। इस समय हम पॉइंट पर हैं, इस समय तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो दोनों बातें एकदम अलग हैं, मिला मत देना आपस में। शब्द मिलते जुलते हैं, इसी शब्दों में लोग उलझ जाते हैं। ठीक है, रेट अलग है, रेट कांस्टेंट अलग है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अलग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट दोनों दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन दोनों अलग है, डिफरेंस है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये वास्तव में रेशियो है रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का। ठीक है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट की जो बात कर रहे थे वो ये है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है, रेट कांस्टेंट अलग है। अच्छा, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम इरिवर्सिबल को किनारे कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको जिक्र करना नहीं, हमारा मेन टॉपिक क्या इक्विलिब्रियम है ना। और ये इक्विलिब्रियम आता है किसमें, इरिवर्सिबल के रिवर्सिबल में। तो मेरा पूरा फोकस किसकी तरफ होगा, रिवर्सिबल की तरफ। अब हम रिवर्सिबल को लेके आगे बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करेंगे, इरिवर्सिबल को किनारे कर देते हैं, क्योंकि इतना हम लोग समय दे चुके हैं, मोल कंसेप्ट, पीओएसी, इडियोमेट्री, वॉल्यूमेट्रिक दे चुके हैं, आगे भी देंगे। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ, वहां फिर आएगा ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और देखो, जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का करेक्टर क्या होगा, करेक्टर लिखो, करेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। करेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाँ, पहला करेक्टर है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डायनामिक होता है, स्टेशनरी नहीं होता। मतलब क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डायनामिक नेचर, स्टेशनरी नेचर, तो हम टिक मारेंगे डायनामिक पर। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, डायनामिक मतलब मोशन में होता है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाता है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब, जब कांस्टेंट हो गया तो ये आभास होगा कि रिएक्शन रुक गया है, चेंज हो ही नहीं रहा है, जबकि वास्तव में रिएक्शन रुका नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन गोइंग ऑन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट हो चुकी है। टाइम के अनुसार रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट कंसंट्रेशन से ये लग रहा है कि रिएक्शन तो रुक गया, रिएक्शन तो डेड कंडीशन में है, जबकि वास्तव में रिएक्शन डेड नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड गोइंग ऑन। इट इज डायनामिक नेचर का होता है, डायनामिक मतलब मोशन में। बात समझ आई कि नहीं, नोट करो, इक्विलिब्रियम पॉइंट डायनामिक इन नेचर, equilibrium point dynamic in nature, that is at equilibrium reaction is not dead. Equilibrium point dynamic in nature, that is at equilibrium reaction is not dead, not dead, forward backward reaction going on, forward backward reaction going on. But concentration of reactant and product, but concentration of reactant and product is constant. Concentration of reactant and product is constant.
बोलो ये बात समझ में आई कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब मोशन में, ये स्थिर होने वाला पॉइंट नहीं है। जैसे हमने 12 पॉइंट सुन के गए, बाहर निकलते 10, आधे रास्ते 8, घर पहुंचते 6, और बार बार रिकॉल करने पे 6 ही आ रहा है, कांस्टेंट हो गया, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। मतलब 6 पॉइंट हमारे अंदर स्थिर हो गया, 12 में से 6 का फायदा हुआ हमको। ठीक है, मेरी जितनी क्षमता थी 6 का फायदा उठाया तुमने। आगे अब मान लो तुमने रिकॉल करना छोड़ दिया, 2 दिन 3 दिन बाद फिर याद आया कि रिकॉल करें, तो बताओ पॉइंट 6 आएगा? 6 से घट भी सकता है, 6 से बढ़ भी सकता है। तो बताओ क्यों घट बढ़ गया? क्योंकि हाँ वो डायनामिक है, वो मोबाइल है। क्योंकि कोई ना कोई ख्याल, क्लास की बातें ऐसी हो जाती हैं जो बाद में फिर याद आ जाती हैं। जितना मेरा मन स्थिर रहेगा, जितना मेरा मन शांत रहेगा, वो चीज़ उतनी जल्दी याद आएगी। कभी क्या होता है, कोई सामान हम कहीं रख देते हैं और फिर दोबारा देखते हैं वहाँ दिख नहीं रहा है, गायब हो गया, हम परेशान हो जाते हैं खोजने के लिए, नहीं मिल रहा है। और इसका तरीका क्या है? जब ना मिले छोड़ दो और एक जगह स्थिर होकर शांत होकर बैठ जाओ, और जहाँ शांत हो गए तो याद आएगा ये सामान हम वहाँ रखे हैं, वो मिल जाएगी, वहाँ जाओगे मिल जाएगा तुरंत। नहीं होता है बोलो? इसका मतलब हमारी कोई भी क्लास की बात भूल रही है, नहीं याद आ रही है, तो हम थोड़ा शांत होकर के जितना रिलैक्स होकर रहेंगे वो चीज़ अपने आप मिल जाएगी हमको। इसलिए एग्जाम के दिन कभी भी हलचल में मत रहना, आधा घंटा पहले पहुंच जाना। ये नहीं कि एकदम टाइम पे पहुंच रहे, दौड़े भागे भागे आ रहे हैं, ये सब गड़बड़ है, सब नुकसान जब में जाओगे। जितना अपने को रिलैक्स शांत में रखोगे, कभी 1 महीना पहले पढ़ी हुई बात भी याद आ जाएगी, तुमने बात को ध्यान से सुना है तो। बोलो पास हो जाएगी नहीं? और एक ये भी गलती मत करना कि कल एग्जाम है और एक दिन रात भर बैठ गए तुम, कि पूरा कोर्स रिवाइज करना है, तुमने आज हमने रात भर बैठ के पूरा कोर्स रिवाइज किया और एग्जाम के समय नींद आ रही है तुमको। उसके एक दिन पहले तो खूब अच्छी नींद लेना, अच्छी नींद लेना, अच्छे से नींद लेकर के अपने मन को शांत करना, और शांत होके जाओगे तो साल भर की पढ़ाई काम आती है, एक दिन की पढ़ाई काम नहीं होती। तो सोचो एक रात में हम पूरा रिवाइज कर लें और दे दें अगले दिन एग्जाम, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि दिमाग से काम लेना है तुमको ना, और जिससे तुमको काम लेना है तुम उसी को परेशान कर रहे हो, उसी को तुम डिस्टर्ब किए हो। ये शरीर हमारा घोड़ा है और हम उसके घुड़सवार हैं, जैसा हम चलाएंगे वैसा चलेगा। अब उल्टा डायरेक्शन देंगे तो उल्टी दिशा में चला जाएगा। ये भी बात को समझो। तो इसलिए यदि बात को क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं, सवेरे ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो यदि वो चीज़ मेरे सामने आएगी तो वो चीज़ पैर के ऊपर आ जाएगी अपने आप। लगेगा उस समय हमको नहीं याद हो रहा है, लेकिन वक्त पर वो चीज़ काम आ जाती है। जैसे एग्जाम देने जाते हैं ना, बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, घर से निकलते रहता है सब भूल रहा है, सब भूल रहा है, पता नहीं वहाँ लिख पाएंगे कि नहीं, कुछ कर पाएंगे कि नहीं, डर रहता है अंदर से। लेकिन जब पेपर हाथ में आता है और लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिखते ही चले जाते हैं, और लास्ट में लगता है थोड़ा और समय मिला होता है तो और भी लिख डालते हैं। बताओ ज्ञान कहाँ से आया? अंदर था। वो हमको डराता है कि हम नहीं भूल रहा है, तो हमको अपने पर विश्वास नहीं होता, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अपने पर भरोसा करके विश्वास से आगे बढ़ोगे तो रास्ता मिल जाएगा। हाँ बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? डायनामिक का मतलब समझ में आया? इक्विलिब्रियम पॉइंट डायनामिक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन जारी रहेगा। और देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आ जाएगा तो नेट रेट तो जीरो हो गया। नेट रेट क्या होगा? नेट रेट क्या होगा? नेट रेट होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। नेट रेट होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट क्या है? बराबर। तो नेट रेट क्या होगा? नोट करो, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट नेट रेट इज जीरो। At equilibrium point, net rate is zero. Net rate is zero. अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आ जाता है तो डेल्टा जी क्या होगा? फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा। देखो, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जीरो। जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, तो डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज शुड बी जीरो। जबकि इरिवर्सिबल में क्या होता है? इरिवर्सिबल में डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। लेस देन जीरो मतलब वैल्यू नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव है तभी तो रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। बताया था ना, रिएक्शन फिजिबल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन
जीरो होना चाहिए। तो इरिवर्सिबल में लेस देन जीरो, और रिवर्सिबल में क्या होगा, ये पॉइंट छूट गया था, लिखना तो लिख लो। इरिवर्सिबल में लिखो लेस देन जीरो, और रिवर्सिबल में लिखो डेल्टा जी जीरो। डिफरेंस है इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल डेल्टा जी लेस देन जीरो, रिवर्सिबल डेल्टा जी जीरो। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट का और करेक्टर क्या है? अगला करेक्टर ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी दिशा में आ सकता है। वो रिएक्टेंट साइड से भी आ सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी आ सकता है। मान लो हमने कंटेनर में रिएक्टेंट ना मिला के प्रोडक्ट मिला दिया, सी और डी प्रोडक्ट डाल दिया, तो जब प्रोडक्ट डाल दोगे तो रिएक्शन मिलाते ही बैक आ जाएगा, और जैसे बैक आता जाएगा रिएक्टेंट का अमाउंट जीरो से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इसका अमाउंट घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी, बैकवर्ड का भी रेट घटता जाएगा, और जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट जीरो से बढ़ेगी, और जैसे कंसंट बढ़ती जाएगी बैक फॉरवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड के रेट के बराबर आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट रिएक्टेंट साइड से भी आ सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी आ सकता है, किसी दिशा से आ सकता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन अचीव फ्रॉम बोथ साइड। Equilibrium point can achieve from both side. Equilibrium point किसी भी दिशा से आ सकता है, from reactant side or from product side. मतलब तुमको ज्ञान पढ़ते पढ़ते भी हो सकता है, खेलते खेलते भी हो सकता है। कुछ बच्चे हैं दिन भर बैठ के पढ़ाई करते हैं लेकिन फायदा कम होता है, कुछ 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो दिन भर की पढ़ाई हो जाती है। बोलो, तो ज्ञान तो उठाने के लिए किसी साइड से भी ज्ञान उठा सकता है। मतलब मान लो कहीं गजा भी रहा है, कुछ खेल भी रहा है, तो खेलते समय उसका ध्यान पढ़ाई पे है, वो पढ़ाई में भी खेल में भी पढ़ाई खोजेगा, वहां पर भी उसका ध्यान रहेगा, तो ध्यान लिंक तो लगा रहेगा ना उसका, तो भूलेगा नहीं। और जो खेलना शुरू करते हैं पूरा ध्यान 100% उधर ही चला जाता है, तो मेन लक्ष्य भूल जाते हैं। लक्ष्य से हटना नहीं है। तुम्हारा टारगेट क्या है कि हमको सिलेक्शन निकालना है, तो भले अपना मूड फ्रेश करने के लिए कोई एक्टिविटी पढ़ाई से हटके भी हो रही है, लेकिन लक्ष्य तो नहीं ना भूलेगा आदमी। यदि लक्ष्य भूल गया, बोलो लक्ष्य भूल जाएगा तो क्या होगा, ग्राफ नीचे आ जाएगा। लेकिन मान लो खेल भी रहा है, उस केस भी उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ है, तो भूलेगा नहीं बात उसको। तो इसलिए इक्विलिब्रियम किसी डायरेक्शन से आ सकता है, पढ़ते पढ़ते भी आ सकता है, खेलते खेलते भी आ सकता है, किसी दिशा से आ सकता है। हाँ, अगला करेक्टर क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैटलिस्ट का असर नहीं पड़ता। तुम कितनी बात यहाँ से समझोगे, कितना पॉइंट उठा के यहाँ से जाओगे, ये टीचर डिसाइडेड नहीं है। अब हमने 12 पॉइंट सबको सुनाए, एक साथ बैठ के सुनाया। अभी हम पूछेंगे 12 सब नहीं सुनाए, कोई 12 सुनाए, कोई 8, कोई 10, कोई 6, कोई एक ही पे जाकर अटक जाएगा। मतलब सबने एक साथ ज्ञान सुना, एक साथ बैठ के एक ही टीचर से सुना है, तो सबने बराबर क्यों नहीं कैच किया, कोई ज्यादा कोई कम क्यों? इसका मतलब टीचर ज्ञान नहीं देता, टीचर सिलेक्शन नहीं देता, स्टूडेंट अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से ज्ञान उठाता है। बोलो बात समझ में आई? तो कैटलिस्ट का असर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पड़ता। नोट करो, इक्विलिब्रियम पॉइंट डज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट डज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। क्यों नहीं असर पड़ता कैटलिस्ट का असर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर? क्योंकि कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड को बढ़ाता है उसी रेट से बैकवर्ड को भी बढ़ाता है। जिस रेट से फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उसी रेट से बैकवर्ड को बढ़ाएगा। इसलिए क्या होगा, नेट पॉइंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज कैटलिस्ट इंक्रीज द rate of forward and backward reaction to the same extent. Because catalyst increase the rate of forward and backward reaction to the same extent.
सेम एक्सटेंट। कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड को बढ़ाएगा। अब देखो जैसे मान लो ये रिएक्शन जो है अनकैटलाइज है। हाँ, और एक सुनो, कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उसी रेट से बैकवर्ड को बढ़ाएगा। दोनों का रेट बराबर होगा, इसलिए नेट पॉइंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, बस ये फायदा होगा कि कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट जल्दी आ जाएगा, पॉइंट जल्दी आएगा, लेकिन पॉइंट पर असर नहीं पड़ेगा। देखो सामने ये रिएक्शन अनकैटलाइज है। मान लो हम कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या होगा, कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उसी रेट से बैकवर्ड को बढ़ाएगा। तो पॉइंट देखो ये चेंज हो गया। देखो ग्राफ, अब जो पॉइंट यहां बन रहा था वो पॉइंट पहले बन गया। अब बताओ टाइम पीरियड कम हो गया, कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट जल्दी आ गया। और कैटलिस्ट ना डालो तो पॉइंट क्या होगा, देर से आएगा। मतलब तुमको टीचर का फायदा ये मिलेगा कि जो बात तुम अपने से समझते हो एनसीईआरटी से, आधा घंटा लगता है, क्लास करोगे तो बात को 15 मिनट में समझ लोगे, समय कम हो जाएगा। लेकिन कितना समझोगे, कितना ज्ञान उठाओगे, वो टीचर डिसाइडेड नहीं है, वो तुम डिसाइडेड हो। तुम, हर स्टूडेंट अपना भाग्य खुद बनाता है अपनी मेहनत से, इसलिए सिलेक्शन के सारे पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। हाँ बोलो, बात समझ में आई? कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पॉइंट जल्दी आ जाएगा, लेकिन पॉइंट पर कोई असर, नोट करो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव अर्लियर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव अर्लियर। कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पॉइंट जल्दी आएगा, पढ़ने का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन कितना कितना ज्ञान मिलेगा ये डिसाइडेड टीचर नहीं है। इसलिए कहा जाता है ना कि क्लास करने से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। तो पढ़ने से उनको क्या फायदा हुआ और क्लास करने से क्या फायदा हुआ, फर्क वो तुमको दिखना चाहिए, वो तुमको यहाँ दिखना चाहिए फर्क। जो चीज एनसीईआरटी से अपने से पढ़ने से हम कितना समझ लेते हैं और क्लास करने से कितना समझ लेते हैं, वो फर्क तुमको दिख रहा है तो समझो कैटलिस्ट का फायदा है। तुमको नहीं दिख रहा है कोई फर्क तो फायदा नहीं क्लास करने से। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर असर किसका पड़ता है? कैटलिस्ट का नहीं पड़ता, तो पड़ता किसका है? जवाब नेचर का, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, ठीक है, टेम्परेचर का। नोट करो, इक्विलिब्रियम पॉइंट अफेक्टेड बाय चेंज इन concentration, equilibrium point affected by change in concentration, temperature, pressure. Equilibrium point affected by change in concentration, pressure, temperature. ठीक है, मतलब तुम कितना ज्ञान उठाओगे यहाँ से ये डिपेंड करता है तुम्हारी कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन मतलब एक तरफ ध्यान, एकाग्र। जितना एकाग्र रहोगे, एक तरफ ध्यान रहेगा, तन भी यही मन भी यही। अब तन इधर, मन कहीं और दौड़ रहा है, तो पूरी बात नहीं ले जाओगे, यहाँ उठा पाओगे। जहाँ तन हो वहीं मन भी होना चाहिए, एक रस हो जाए, तन मन एक हो जाए, एकदम लीन हो जाए। कोई भी क्वेश्चन लगाओ उसमें एकदम इतना खो जाओ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और जाए ना। जहां ध्यान इधर उधर जाएगा नहीं, क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। बात समझ कि नहीं? जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मेरा ज्ञान उठाने का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर का भी ऐसे पड़ता है। जितना प्रेशर में रहोगे कि हमारे पास जिम्मेदारी है कि हमको ये काम पूरा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो एक जिम्मेदारी समझ के अपनी तुम काम करोगे तो रेट तुम्हारा, तुमको ज्ञान ज्यादा मिलेगा। और टेम्परेचर, मेहनती, कोई काम दे दिया तो उसको फट से पूरा करना है, आलस से नहीं करना है। ये तीन बातें हैं जो तुमको ज्ञान उठाने में हेल्प करेगी, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। और यदि तुम इसमें वेरिएशन लाते हो, इस बातों में वेरिएशन लाते हो, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा और थोड़ी देर बाद एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। नया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा, कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? इसका कंसेप्ट है LCP, लीस्ट चैतलियर। अब इसको खोलेंगे तो बात लंबी हो जाएगी, बस एक लाइन नोट कर लो।
if concentration, pressure, temperature vary, if concentration, temperature, pressure vary in reversible reaction, if temperature, pressure, concentration vary in reversible reaction, then equilibrium point disturb. Equilibrium point disturb. And after some time, new equilibrium achieved. New equilibrium achieved. एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। बोलो बात समझ में आई? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर असर किसका पड़ता है? टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, लेकिन कैटलिस्ट का असर नहीं पड़ता। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट के कैरेक्टर्स हैं। बोलो बात समझ में आ गई? और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है, डेल्टा जी 0 हो जाता है, उस पॉइंट पर हम लगाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हेडिंग दे दो, कल का लेक्चर हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। कल यहां से स्टार्ट कर देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। नोट कर लिया? तो आज हमने इरिवर्सिबल रिवर्सिबल को डिफरेंशिएट कर दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है और इक्विलिब्रियम पॉइंट का कैरेक्टर क्या है, इतनी बातें बता दी हैं। कल देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ, निकालो वॉल्यूमेट्री की शीट। हाँ, हमने इस शीट में कुछ डिस्कशन हुआ है कि नहीं? अभी बिल्कुल नहीं हुआ। चलो, हाँ, आंसर मिलाते चलो और जहां दिक्कत तो पूछ लेना। टोटल प्रॉब्लम है 50। हाँ बोलो, 1 का 4, 2 का, बोलो 2 का 2, 3 का 1, 4 का 3, 4 का 3, 5 का, बोलो आंसर 4। बोलो कोई दिक्कत है? 5 का 4, 6 बोलो, बोलो गलत, 2 है। 6 का 2, बोलो लगा लोगे कि आज लगाएं? लग जाएगा। 6 का 2, 7 बताओ, बोलो आंसर है 3। 8 का 4, 9 का, हाँ 2, 10